हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। माई सेल्फ एसके। मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं और आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ ऐसी कि आप लोग समझ भी चुके होंगे। जिसने वो प्लीज़ वो लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिएगा। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जब मैंने आपका स्टार्ट किया था तो ये जो चैप्टर था, तो इस चैप्टर में मैंने आपसे कहा था चैप्टर 4 या 5 है ये, और ये जो है भारत की बैंकिंग व्यवस्था हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की बैंकिंग व्यवस्था। तो बैंकिंग व्यवस्था हेडिंग डलवाने के बाद बढ़ा, मैंने उसके अंदर आपको बैंकिंग विकास पढ़ाया था कि किस तरीके से भारत में बैंकों का विकास हुआ, और उसके बाद जो है सबसे पहला जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके बारे में हमने जानकारी ली कि सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है आपका, वो क्या क्या कार्य करता है, क्या करता है, क्या उसका महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारा डिस्कस हमने कल तक लेक्चर में कर लिया है। उसमें हमने ये भी जाना है कि आरबीआई के कार्य है, जो भी वटेवर जो भी टूल्स वगैरह सब हमने जान लिए। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई के नीचे और भी बहुत सारे बैंक हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपके लिए बहुत जरूरी भी हैं, तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। तो हेडिंग है हमारा कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब हिंदी में भारत में वाणिज्य बैंक। घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। पहले भी बताया मैंने, आज भी बताऊंगा। एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। कुछ भी अगर टेक्निकल या वर्ड ऐसा छूट जाता है तो मुझे पता पूरा टॉपिक ही आपको बेकार लगने लगता है, इसलिए एक एक वर्ड समझेंगे। इसमें जो है सबसे पहले जो आया वाणिज्य और बैंक। बैंक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है। बैंक का मतलब वो है ऐसी संस्था जहां पर किसका लेन देन होता हो, मुद्रा का लेन देन होता हो। ठीक है, ऐसी संस्था जहां पर मुद्रा का क्या होता हो, लेन देन होता हो। बैंक समझ गया। वाणिज्य आपका एक तरीके से इसको व्यापारिक भी बोल सकते हैं, व्यावसायिक भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं भारत में व्यापारिक बैंक, ये भी बोल सकते हैं भारत में व्यावसायिक बैंक, ये भी बोल सकते हैं भारत में वाणिज्य बैंक। सबके मतलब क्या है, एक ही है। भारत में व्यापारिक बैंक, भारत में वाणिज्य बैंक, भारत में व्यावसायिक बैंक। अब इनका क्या मतलब है, ऐसे बैंक, इनका मतलब मैं बता रहा हूं वाणिज्य, व्यापारिक, व्यवसाय। ऐसे बैंक ध्यान से सुन लीजिएगा, जो क्या करते हैं, लोगों की जो सेविंग होती है उसको जमा करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। फिर उस पर उनको ब्याज भी देते हैं, इट मींस इंटरेस्ट भी देते हैं, और कई बारी बहुत लोगों को क्या देते हैं, ऋण मतलब कि लोन भी देते हैं। ऐसे जो भी काम करते हैं वो आपके कौन से बैंक कहलाते हैं, वो आपके वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। ठीक है, व्यवसायी बैंक कहलाते हैं। पैसे को जमा करना, उस पर इंटरेस्ट देना, साथ ही कई बारी क्या देना, लोन भी देना। ठीक है, ये सारे कार्य किसके बैंक को कहलाते हैं, वाणिज्य बैंक। तो आप लोगों को पता होगा कि ये तो सारे ही बैंक ये सारे काम करते हैं। तो बेटा सारे बैंक अगर ये काम करते हैं तो सारे बैंक आपके वाणिज्य बैंक हैं, सारे बैंक आपके व्यापारिक है, व्यवसायिक है। तो आपसे मैंने अभी भारत आपको समझ में आ चुका होगा, भारत का क्या मतलब है। तो वाणिज्य और बैंक का मतलब आप समझ चुके हैं। बैंक वह संस्था जहां पर मुद्रा का लेन देन होता है, वाणिज्य का मतलब वह है, व्यवसाय का, व्यापारिक का मतलब वह जहां पर पैसा जमा किया जाता हो, फिर उस पर इंटरेस्ट लिया जाता हो और फिर लोन भी देता हो बैंक, तो वो आपका वाणिज्य बैंक है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे समझते हैं इसी के साथ। तो कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत में वाणिज्य बैंक। अभी जो है मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा, भारत में वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वाणिज्य बैंक जो है, सभी वाणिज्य बैंक है, क्योंकि बैंक अगर आप उसे कह रहे हो तो उसका ये कार्य तो होगा ही होगा। ठीक है, होगा ही होगा। तो वाणिज्य बैंक जो है दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है अनुसूचित बैंक, जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में शेड्यूल्ड बैंक। दूसरा जो हो आपका गैर अनुसूचित, दूसरा कौन सा होगा, गैर अनुसूचित बैंक। इसको जो बोलेंगे आप नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है,
तो दो तरह के बैंक होंगे आपके कॉमर्शियल, या तो आपका अनुसूचित बैंक होगा या आपका गैर अनुसूचित बैंक होगा। तो अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक ये दो क्लासिफिकेशन हो चुके हैं। अब इन्हीं क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, किस किस तरीके के होते हैं क्लासिफिकेशन। देखो वाणिज्य बैंक, एक बार और सुन लीजिएगा, वाणिज्य बैंक वही होंगे जो मैंने आपको बताया है, लेकिन वाणिज्य बैंक का दर्जा किनको दिया जाता है, ये नहीं कि मैं अपने घर में बैंक खोल कर बैठ गया और मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे जमा भी करता हूँ और उन पर उनको इंटरेस्ट भी दे देता हूँ, और कई बार क्या है लोकल लोगों को जो है लोन भी दे देता हूँ, तो मैं वाणिज्य बैंक नहीं हूँ, या फिर मुझे एक तरीके से लीगलिटी प्रदान नहीं है। तो कॉमर्शियल बैंक तो मुझे नहीं कह सकते, मुझे तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लोकल कोई काम ऐसी अपना जो है ब्याज का काम कर रहा हूँ, समझ रहे ना आप। लेकिन वाणिज्य बैंक जो है, एक आपको मैं बता दूँ 1949 में आरबीआई अधिनियम है, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट, या फिर आपको इसको पूरा लिख लेना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसमें जो है इस अधिनियम के तहत इसे आरबीआई विनिमय अधिनियम भी कहा जाता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनिमय अधिनियम या फिर आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत जो है बैंकों को लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, लाइसेंस। अगर हाँ मैं घर पे बैठा हूँ और मैंने जो है एक कमरा बना लिया है और लाइसेंस मुझे जो आरबीआई ने प्रदान कर दिया है, तो मेरा कैसा बैंक हो जाएगा, फिर वाणिज्य बैंक हो जाएगा। तो लाइसेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की निगरानी होना जरूरी है। कल के दिन को मैं पैसे इकट्ठे करा जा रहा हूँ, फिर मैं चंपक हो गया, इट मीन्स भाग गया, तो फिर गलत है ना ऐसा। तो आरबीआई जो है लाइसेंस देता है, तो वो वाणिज्य बैंक होता है और उनकी प्रामाणिकता भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है लाइसेंस दिए जाते हैं बैंकों को। जिसको लाइसेंस मिलता है वही आपका एक लीगल हो जाता है, बाकी तो इलीगल बैंक हो जिनको लाइसेंस प्राप्त नहीं आरबीआई की तरफ से। तो समझ गए आप ना, वाणिज्य बैंक वो होंगे जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, लाइसेंस वाले वाणिज्य बैंक। आगे जो है मैं अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक को बता रहा था। अनुसूचित बैंक, ठीक है, इसका भी एक सीधा सा फंडा है, आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसकी जो है दूसरी सूची में जो भी बैंक लिस्टेड होंगे, वो आपके कौन से बैंक कहलाएंगे, वो आपके अनुसूचित बैंक कहलाएंगे, ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा, आरबीआई अधिनियम 1934 है, उस 1934 की दूसरी अनुसूची में जो भी बैंक लिस्टेड होंगे, जो भी बैंक उस सूची में लिस्टेड होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा तो कोई भी बैंक नहीं, आरबीआई उनको लिस्टेड करता है जो उसकी शर्तों को पूरा करता है, ठीक है, जो उसकी शर्तों को पूरा करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर, नहीं, उसकी शर्त कर पूरी करनी पड़ेगी। जो उसकी शर्त नहीं मानेगा वो उसको दूसरी सूची में शामिल ही नहीं करेगा, दूसरी सूची में शामिल ही नहीं करेगा। तो उसकी क्या मानना पड़ता है, एक तो यही कि वो जो भी बैंक स्टार्ट कर रहा है उसके पास एक पूंजी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो घर बैठा है बस उसे बैंक स्टार्ट करना है, उसके पास जेब में कुछ नहीं है। एक ठीक ठाक रकम जो है एक उस बंदे के पास पहले जमा होनी चाहिए, एक सेविंग के तौर पे पहले से होना चाहिए कि वो कार्य शुरू करे तो कुछ तो उसका प्रभाव हो। पैसे से प्रभाव दिखता है, तो पैसा उसके पास होगा, मनी उसके पास होगी, तो इसका एक वजूद होगा कि हाँ बैंक खोल कर बैठा है, तो खुद के एक पीछे बैकअप है। तो ये नहीं कि कोई भी, तो कुछ एक आरबीआई डिसाइड करती है कि इसके पास इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो डिसाइड करती है, जैसे 25 लाख कम से कम मिनिमम हो, वो तो आरबीआई डिसाइड कर लेती है अपने हिसाब से कि इतना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी आरबीआई शर्त रखती है कि जितने भी बैंक वो आरबीआई जिनको दूसरी अनुसूची में शामिल करेगा, वो दूसरी अनुसूची में शामिल करेगा, तो दूसरी अनुसूची में शामिल वो तब करेगा जब वो बैंक कोई भी ऐसा कार्य ना करते हो या किया हो कि जनता के हित में ना हो या जनता के अहित हो। जनता का जमा कर लिया और फिर भागने की कोशिश है, ये मतलब कि कुल तरीके से जो है लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आपका जो है ऐसे किसी को भी वो दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं करेगा, लॉयल्टी वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर चीज़ में। तो इसमें जो है आपकी लॉयल्टी यहाँ पर आपको दिखाएगा, वो बैंक जो है जो भी उसके जमा करता होंगे उनके खिलाफ, उनके विरोध में, उनके विपरीत कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा।
और आपको मैंने वैसे तो रूल बता ही दिए हैं कि उसने जो है बैंकों को बता ही रखा है कि ऐसे ऐसे कुछ मनी अपने पास जमा करके रखनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आरबीआई जो है इस अधिनियम के तहत आरबीआई 1934 में कुछ वो रूल या निम्न शर्तें लागू करता है, जिन उन शर्तों को जो फॉलो कर लेता है वो आपके कौन से बैंक हो जाते हैं, अनुसूचित बैंक। तो बहुत सारे अनुसूचित बैंक है, आंध्रा बैंक आपका, इसी तरीके से बड़ौदा बैंक आपका, बहुत सारे ऐसे बैंक है, इलाहाबाद बैंक, ये सारे के सारे आपके अनुसूचित बैंक है। अब आप करते हैं गैर अनुसूचित बैंक। इसमें कुछ नहीं है गैर अनुसूचित बैंक का, सिर्फ इसका उल्टा कर दीजिए आप। क्या? आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी सूची जो है, उसमें जो बैंक लिस्टेड नहीं है, उसमें जो बैंक जो है लिस्टेड नहीं है, तो वो आपके क्या है? गैर अनुसूचित बैंक है। ठीक है, जो इसमें लिस्टेड होगा वो तो वैसे ही अनुसूचित बैंक हो गए, जो नहीं है वो आपके गैर अनुसूचित बैंक हो गए। तो गैर अनुसूचित बैंक जो है वो तो एक तो उनकी शर्त नहीं मानेगा, जो उनकी शर्त है किनकी? आरबीआई की, अपने हिसाब से चलेगा। अब मुझे बताइए, ये तो आरबीआई की लीगलिटी इसको प्रदान हो गई, आरबीआई ने जो है उनको अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया, इनको नहीं मिला। तो मुझे बताओ, इसमें जो है पैसा देने में, पैसा जमा करने में ज़्यादा आपका विश्वास रहेगा या इसमें ज़्यादा पैसा जमा करने में विश्वास रहेगा? जाहिर सी बात है इसमें रहेगा। इसमें तो वो लीगलिटी उसको दी नहीं जाएगी ना सरकार की तरफ से, इसलिए जो है ये वाले बैंक जो है लगातार निरंतर कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इस पर सरकार का विश्वास नहीं है, आरबीआई इस पर विश्वास नहीं करेगी तो जनता कैसे करेगी? तो जनता इसलिए निरंतर ये कम हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इनकी संख्या भी नहीं है। कुछ ही बैंक हैं ऐसे, सरस्वती बैंक है, शाश्वत बैंक है, इस तरीके के कुछ बैंक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा गैर अनुसूचित बैंक कौन से हैं और आपके अनुसूचित बैंक कौन से हैं। ठीक है, ये समझ में आएगा। उसको एक बार डायग्राम को बनाए अपने हिसाब से जल्दी। ठीक है, अब जो है हम इसको मिटा देते हैं। अब जो है पढ़ेंगे इसी को, पर्टिकुलर को, इसको मिटा देते हैं। इसमें यह ध्यान रखना, गैर अनुसूचित बैंक में ये जो शर्त नहीं मानते, लेकिन एक आध शर्त ऐसी जरूर है जो मानने के लिए ये मजबूर हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैं जो है बैंक खोलूँ तो कुछ भी करता रहूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे सरकार मेरे ऊपर निगरानी नहीं करेगी तो मैं तो सबके पैसे जमा करूंगा, भाग जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे रूल हैं जो मानने ही पड़ेंगे। सब तो नहीं मानेगा आरबीआई के, लेकिन कुछ तो मानने पड़ेंगे। जैसे आरबीआई जो है इनको बोल सकता है, इन बैंकों को, कि आपको कुछ सांविधिक जमा रखना ही पड़ेगा अपने पास। सांविधिक जमा, जैसे मैंने आपको बताया था, कैश रिजर्व रेशियो जो मैंने आपको बताया था, एसएलआर जो मैंने आपको बताया था, मतलब कि कुछ परसेंटेज बैंकों को या तो आरबीआई के पास या अपने पास। तो आरबीआई के पास नहीं भी रखेंगे तो अपने पास आपको रखना पड़ेगा कम से कम कुछ ना कुछ जमा। जैसे कि 100% आपके टर्नओवर है या 100% के आपका पैसा है, तो उसमें से आपको 20%, 25% वो डिसाइड करती है आरबीआई, वो आपको रखना ही पड़ेगा कैश के रूप में, रिजर्व करके अलग से। यहाँ भी रखते हैं, यहाँ भी रखना पड़ेगा। और ये नियम मानने के लिए बाध्य नहीं है, और रूल मानने के लिए बाध्य नहीं है, बस यही है कि जो जमा है वो जमा करके उसको रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बैंक है जो मैंने आपको बता भी दिए हैं। बनारस बैंक आपने सुना होगा, ठीक है, शाश्वत बैंक आपने सुना होगा, शाश्वत, सरस्वती बैंक भी इसी तरीके से, बनारस बैंक, शाश्वत बैंक, सरस्वती बैंक, बाकी तो सब आपके जितने भी अनुसूचित बैंक ही है। ठीक है, अब हम जानते हैं अनुसूचित बैंकों को ही। सीधा सा मतलब है, वह बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है वो अनुसूचित है, जो नहीं है वो अनुसूचित, गैर अनुसूचित है। अब इन अनुसूचित को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका निकल कर आता है देसी बैंक, देसी बैंक, और दूसरा निकल कर आएगा इसी में विदेशी बैंक। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई भारत की टेरिटरी में, जैसे ये भारत है आपका, भारत की टेरिटरी में दो बैंक हैं, तो कुछ बैंक जो है विदेश के हो सकते हैं, कुछ यहीं के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ यहीं के हो सकते हैं, कुछ विदेशी हो सकते हैं। तो विदेशी भी आपके अनुसूचित बैंक होंगे। क्यों? क्योंकि वो नियम, जो शर्तें हैं, जो रूल है आरबीआई की, वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देसी बैंक जो भारत में ही है, विदेशी बैंक जो आपके विदेश से हैं। समझ में? देसी बैंक को आप क्या बोल सकते हैं? इंडियन बैंक भी बोल सकते हैं, इंडियन, भारतीय बैंक भी बोल सकते हैं। ये तो आपके, अगर इनको इंग्लिश में बोलोगे तो आप फॉरेन बैंक, तो फॉरेन हो गया,
और आपका जो है इंडियन बैंक हो गया तो इंडियन और फॉरेन बैंक। तो अनुसूचित बैंक को सबसे बड़ा जो डिवीजन आप करेंगे वो देसी बैंक और विदेशी बैंक, मतलब कि इंडियन बैंक और विदेशी मतलब कि फॉरेन बैंक, दो का क्लासिफिकेशन हो चुका है। मतलब कि अनुसूचित बैंक एक तो देसी होगा या विदेशी। ये भी आपके वो शर्त फॉलो करेंगे जो इसने दे रखी है दूसरी अनुसूची की, इसने भी फॉलो कर रखी है, तभी कौन से बैंक है आपके अनुसूचित बैंक में शामिल है, अनुसूचित बैंक की लिस्ट में दूसरी अनुसूची जो है। तो देसी बैंक और विदेशी बैंक इसको अभी छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। देसी बैंक में भी जो है आपके दो बैंक ले लेता हूं मैं, देसी बैंक में भी आपके दो बैंक ले लेता हूं। एक आपका कौन सा बैंक है, सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक मतलब कि पब्लिक बैंक। एक आपका प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक बैंक और प्राइवेट बैंक। सार्वजनिक बैंक में भी आपके दो टाइप हो जाएंगे, उधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब मैं इसको जो है इधर ले लेता हूँ। जैसे सार्वजनिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो सार्वजनिक बैंक अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो वो आपका एक तो हो जाएगा राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरा हो जाएगा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। और प्राइवेट में आपका हो जाएगा एक 1991 से पहले के बैंक जो प्राइवेट है, और कुछ बैंक जो हैं 1994 के बाद के बैंक है। अब इसको सुन लीजिएगा, मुझे पता है ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कोई टेंशन मत लो, इसको समझ भी नहीं रहे अभी हम इस लेक्चर में, हम इसको समझने एक परफॉर्मा तैयार कर रहा हूँ मैं। आपको मुझे अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक समझाना था, वाणिज्य बैंक समझाना था, वो आप समझ गए होंगे। तो अनुसूचित बैंक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो इंडियन बैंक और एक फॉरेन बैंक। सिंपल सा है, अगर भारत में अनुसूचित बैंक है तो वो कौन से हैं, एक तो विदेशी होंगे या भारतीय होंगे। तो भारतीय और विदेशी को दो में ले लिया, विदेशी को हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय को। तो भारतीय बैंक भी जो होंगे वो दो तरीके के होंगे, ठीक है, या तो वो सरकार का होगा या फिर वो प्राइवेट लोगों का होगा, ठीक है। अब वो जो सरकार का होगा वो कौन सा है, वो राष्ट्रीयकृत है या गैर राष्ट्रीयकृत है, ये समझना नहीं है अभी, मैं एक आपका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ये अगले लेक्चर में समझेंगे हम। उसके बाद जो प्राइवेट है वो प्राइवेट कब का है, ये जो है 1991 का पहले का है तो वो पुरानी पीढ़ी के हो जाएंगे, क्योंकि पुराना है 1991 से पहले का, तो पुरानी पीढ़ी के हो गए। और ऐसी 1994 के बाद का है तो वो नई पीढ़ी के बैंक हो गए, नई पीढ़ी के निजी बैंक। तो अभी इसमें मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि देसी या इंडियन बैंक कौन से होते हैं, सार्वजनिक बैंक कौन से होते हैं, प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं, ये राष्ट्रीय, ये सब मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा। सिर्फ परफॉर्मा तैयार कर रहा हूं कि अनुसूचित बैंक भी देसी होगा या विदेशी होगा, इंडियन होगा या फॉरेन होगा, इंडियन में भी कौन सा होगा, प्राइवेट होगा या सरकारी होगा, सरकारी में भी कौन सा राष्ट्रीयकृत होगा या गैर राष्ट्रीयकृत होगा। अब प्राइवेट होगा तो वो कौन सा होगा, नया प्राइवेट है या पुराना प्राइवेट है। तो नया और पुराना का मतलब जो 1991 के पहले के हैं और 94 के बाद जो 1994 के बाद के हैं, ठीक है। तो आपका ये विदेशी बैंक अलग है, तो विदेशी बैंक की लिस्ट हम अलग से ही पढ़ लेंगे जो फॉरेन बैंक है, समझ गए ना। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया बैंक है, आपके अमेरिका भी बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि आपको ये अनुसूचित और गैर अनुसूचित और वाणिज्य समझा सकूँ सॉरी। तो ये क्लासिफिकेशन जो है आपका, ये हम आगे समझेंगे अगले लेक्चर में। जस्ट ये सारा पार्ट हमें पढ़ना है। आज के लिए इतना रखते हो। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना।